हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो अभी आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर्स पे भी एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाते हैं। तो इस सेशन में करंट अफेयर्स को लेकर कुछ सवाल आपके साथ डिस्कस करेंगे जिनका काफी चांस है कि आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने सवालों की ओर। एंड प्यारे दोस्तों, अगर आप करना चाहते हैं ढेर सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, तो अभी भी आपके पास कुछ समय है, कुछ मार्क्स तो आपको जरूर देने चाहिए। तो आप एवर स्टडी क्लासेस की टेस्ट सीरीज भी चेकआउट कर सकते हैं, जिसपे अभी आपको फ्लैट 50% ऑफ मिल जाएगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, पहला सवाल हमारे पास है, द इंडियन रुपी डेप्रिशिएटेड बाय अराउंड 10% अगेंस्ट द यूएस डॉलर इन 2022. It witnessed a fall of around 10% against the dollar, falling to a lifetime low of $83.2. Identify the reason responsible for the same. तो कह रहे कि रुपी की वैल्यू काफी कम हो गई डॉलर के मुकाबले, तो इसके लिए कौन सा रीजन रिस्पॉन्सिबल था। देखो, रुपी की जो वैल्यू है डॉलर के मुकाबले अगर कम हो रही है, तो इसका मतलब है कि रुपी की डिमांड कम है और यूएस डॉलर की डिमांड ज्यादा है। लोग यूएस डॉलर चाहेंगे तभी यूएस डॉलर ज्यादा महंगा होता जाएगा। और ऐसा क्या वजह थी कि लोग ज्यादा यूएस डॉलर को चाह रहे थे 2022 के अंदर। ऑप्शंस आपको यहां पे दिए कि यूएस फेड ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए अग्रेसिवली, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने यूएस से पैसा निकाला इंडिया में डाला, बोथ ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। तो बहुत ही सीधा सवाल है, क्योंकि यूएस के अंदर वहां के जो फेडरल रिजर्व है वहां के उसने इंटरेस्ट रेट अपने बढ़ा दिए थे, और इसीलिए लोग ज्यादा पैसा यूएस में लगा रहे थे ना कि इंडिया में। तो इंडिया से पैसा निकल रहा था, यूएस में ज्यादा था, यूएस डॉलर की डिमांड ज्यादा थी, इसीलिए डॉलर महंगा हुआ और रुपये सस्ता हुआ। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। सवाल है, एविडेंस ऑफ एक्सेसिव वेल्थ कंसंट्रेशन एंड अनइवन इनकम ग्रोथ इज मेंशन्ड इन द रिसेंटली रिलीज्ड सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट रिपोर्ट। द रिपोर्ट हैज बीन रिलीज्ड बाय। तो एक रिपोर्ट है वेल्थ को लेकर, सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट को लेकर। तो ऐसी रिपोर्ट पूछ रहे किसने रिलीज किया। तो ऐसे रिपोर्ट्स और रैंकिंग्स आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, और ये वाला जो रिपोर्ट है प्यारे दोस्तों, इसे ऑक्सफैम ने रिलीज किया था। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी का बन जाएगा। Coming to the next one, after China, Dash will become the second country in the world to start the trade plus one T plus one settlement cycle in top listed securities. ऑप्शंस दिए इंडिया, यूएस, यूके और जर्मनी। तो प्यारे दोस्तों, ध्यान में ये रखना है कि अब इंडिया जो है वो भी T+1 सेटलमेंट साइकिल पे मूव कर रहा है, यानी कि अब आपको 2 दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि आपने शेयर खरीदे और आपके अकाउंट में दूसरे दिन आएंगे। तो अब अगले ही दिन आ जाएंगे। T+1 सेटलमेंट साइकिल की तरफ इंडिया मूव कर रहा है, और ये सेकंड कंट्री बनेगा आफ्टर चाइना। अभी तक ये चीज यूएस, यूके और बाकी यूरोपियन कंट्रीज में भी नहीं आया। तो करेक्ट आंसर यहां पे हमारे पास ऑप्शन नंबर ए का बनेगा। चलिए, सवाल है, असर्शन दिया इंडिया इज अ लॉन्ड्रोमैट कंट्री, और रीजन कह रहे हैं लॉन्ड्रोमेट कंट्रीज रेफर्स टू दोज नेशंस दैट आर इन्वॉल्वड इन परचेसिंग चीप क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया एंड कन्वर्टिंग इट इनटू रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स व्हिच आर लॉन्डर्ड इन यूरोप एंड अदर G7 कंट्रीज। तो देखो जी, हमारा जो रशिया है ना, उसकी बाकी यूरोपियन कंट्रीज के साथ तो नहीं बनती है, बट इंडिया के साथ उसकी बनती है। इंडिया रशिया का दोस्त है। तो अब रशिया से क्रूड इंडिया लेता है, रशिया से क्रूड लिया इंडिया ने, और उसकी रिफाइनिंग वगैरह करके जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स है वो बाकी कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में भी भिजवा देता है, और इसे यहाँ पे लॉन्ड्रोमेट का नाम दिया गया है। इसी को यहाँ पे लॉन्ड्रोमेट बोला गया है। तो इंडिया बिल्कुल एक लॉन्ड्रोमेट कंट्री है, यहां से क्रूड लेता है और उसे रिफाइन करता है और बाकी यूरोपियन और बाकी कंट्रीज में भेजता है। तो आपकी असर्शन भी सही है और आपकी रीजन भी सही है। तो करेक्ट आंसर प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पे बन जाएगा। सवाल है, which is are true about information technology agreement recently seen in news in the context of it being violated by India। तो भी इंडिया ने ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट वायलेट किया, ऐसा न्यूज में आ रहा था। तो अब आपको इसके बारे में बताना है। इट इज अ प्लूरीलेटरल एग्रीमेंट इन्फोर्स्ड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो बिल्कुल ये WTO का एक एग्रीमेंट है। इट वॉज कंक्लूडेड इन 1996 एंड एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1997। तो बिल्कुल ये बात भी बिल्कुल सच्ची है। Its aim is to lower all the taxes and tariffs on information technology products by signatories to zeros। तो ये वाली बात भी आपकी सही है। तो भी इंडिया के अगेंस्ट एलिगेशन थे कि बाहर से जो मोबाइल फोन आ रहे हैं इंडिया उन पे कस्टम ड्यूटीज लगा रहा है, और ऐसा नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं और इंडिया ने इस एग्रीमेंट को साइन किया हुआ, और इस एग्रीमेंट के अंदर इन पे जो ड्यूटीज है वो आपकी जीरो होनी चाहिए। तो सारी बातें बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव।
सवाल है जी, विच इज आर ट्रू अबाउट गिग वर्कर्स। तो गिग वर्कर्स भी न्यूज में था, पीछे ब्लिंकिट, जोमेटो, ये सब चीजें काफी न्यूज में चल रही थी। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 ब्रिंग्स गिग वर्कर्स अंडर द एम्बिट ऑफ लेबर लॉस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो बिल्कुल जी, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 पहली बार गिग वर्कर्स को लेबर लॉस के एम्बिट में लेकर आया। फ्रीलांसर्स, कॉन्टिजेंट वर्कर्स एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स आर एग्जांपल ऑफ गिग वर्कर्स। और बोला गया कि गिग वर्कर्स आपकी वो वर्कफोर्स है जो कि आपके ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप से बाहर है। देखो, कई लोग तो ऐसे होते हैं जो कि कहीं जॉब कर रहे हैं, किसी के अंदर एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है, बट कुछ लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, उनको जहां काम मिला वहां चले जाते हैं, इंडिपेंडेंटली अपना काम करते हैं, कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता, ऐसे लोगों को गिग वर्कर्स बोला जाता है। ये सारी बातें उनके बारे में बिल्कुल सही है और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी का बनेगा। सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर ऑफर्ड बाय आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो आपका जो आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है वो कौन कौन सी सेवाएं आपको ऑफर करता है? कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, आधार टू आधार फंड ट्रांसफर। तो प्यारे दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि ये सारी चीजें आपके आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम से हो जाती है। आपका जो आधार है वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड है और आपके आधार के अंदर आपकी प्रॉपर ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन यहाँ पे हो रखी है, तो अब आधार के थ्रू भी हमारे पेमेंट्स हो सकते हैं, ये सारे काम यहाँ पे हो सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3 एंड 4। बस शर्त यहाँ पे ये होती है कि आपका जो आधार है वो बैंक के साथ लिंक होना चाहिए और ये सारी चीजें आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। सवाल है जी, डी डॉलराइजेशन रेफर्स टू द रिप्लेसमेंट ऑफ यूएस डॉलर विद अदर करेंसीज एज द ग्लोबल रिजर्व करेंसी। तो ये वर्ड काफी न्यूज में चल रहा था, ब्रिक्स कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में भी न्यूज में चल रहा था। ब्रिक्स का क्या मतलब होता है ये आपको सर्च करना है। तो डी डॉलराइजेशन का मतलब है कि यूएस डॉलर को खत्म करना है। भाई, यूएस डॉलर जो है ना, इसके भी हेजीमनी डोमिनेंस बनी हुई है कि अगर आपको कुछ भी इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेडिंग करनी है ना तो आपको डॉलर चाहिए। तो ये इसकी हेजीमनी को खत्म करने की बात यहाँ पे हो रही है, तो ये बिल्कुल सही बात है। Countries across the world have been looking to replace the US dollar as the global reserve currency for several years for various reasons. तो यूएस की दादागिरी को खत्म करने के लिए हमारी कंट्रीज काफी सालों से कोशिश कर रही है कि डॉलर को ग्लोबल रिजर्व करेंसी से यहाँ पे हटा दिया जाए और हमारी जो करेंसीज है उनका यहाँ पे इस्तेमाल किया जाए इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेडिंग के लिए। दोनों बातें बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बनेगा। सवाल है जी, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे 2021-22 हैज रैंक्ड डैश एज द मोस्ट इनोवेटिव स्टेट। तो सबसे इनोवेटिव स्टेट आपकी इस सर्वे के अकॉर्डिंग दैट इज कर्नाटका। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड। स्टेटमेंट 1 है, वर्ल्ड बैंक पब्लिशेस द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स एवरी ईयर। Statement 2, World Bank's Logistic Performance Index to 2023 ranks India 38th out of 139 nations. तो आपकी प्यारे दोस्तों जो सेकेंड वाली स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, फर्स्ट वाली स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये रैंकिंग आपकी हर साल नहीं आती है, 2 साल में एक बार आती है और रिसेंटली तो अभी काफी सालों के बाद ये रैंकिंग रिलीज किया वर्ल्ड बैंक ने। पेंडेमिक में ये रैंकिंग नहीं आ पाया और 2023 के अंदर ही अभी से रिलीज किया है। स्टेटमेंट नंबर 1 सही है। स्टेटमेंट नंबर यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट नंबर जो 2 है वो यहाँ पे सही होगी और स्टेटमेंट नंबर 1 जो है प्यारे दोस्तों वो आपकी यहाँ पे गलत हो जाएगी। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। चलिए सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? बैंकिंग ऑम्बुड्समैन स्कीम 2006, ऑम्बुड्समैन स्कीम फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज 2018, ऑम्बुड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन 2019 एंड रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम 2020। तो प्यारे दोस्तों ये डिफरेंट ऑम्बुड्समैन स्कीम है आरबीआई की। अगर आपकी किसी की कोई कंप्लेंट है बैंक्स के अगेंस्ट, एनबीएफसी के अगेंस्ट या फिर डिजिटल ट्रांजैक्शंस को लेकर तो इन ऑम्बुड्समैन को आप कंप्लेंट कर सकते हैं। पहले ये सारी स्कीम्स आपकी अलग अलग होती थी बट 2021 के अंदर हमने बना दिया आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन। तो ये 2020 वाला जो पॉइंट नंबर डी है ना वो प्यारे दोस्तों यहाँ पे गलत है और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बनेगा। चलिए सवाल है जी, सेबी has recently released a consultation paper on blocking of funds for trading in secondary market. It seeks to extend the ASPA system to the secondary market. ASPA stands for, अब क्या होता क्या है, जैसे आप ट्रेडिंग करते हैं ना, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का आईपीओ आया तो आईपीओ के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको बिड डालनी पड़ती है, आपको
एक बिड डालते हैं कि मैं इस कंपनी में पैसे लगाना चाहता हूं, तो जरूरी नहीं है कि आपको वो शेयर अलॉट हो जाएंगे। काफी सारे लोग अप्लाई करते हैं, आईपीओ ओवर सब्सक्राइब चलते हैं, तो आपका जो पैसा है वो यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है, कंपनी को नहीं मिलता। ASBA इस फैसिलिटी के थ्रू आपका जो पैसा है वो ब्लॉक हो जाता है। अगर आपको शेयर अलॉट होता है तो वो पैसा कंपनी के पास चला जाता है। इस ASBA की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय द ब्लॉक्ड अमाउंट। अभी ये फैसिलिटी आपकी आईपीओ यानी कि प्राइमरी मार्केट में चल रही है, और सेबी इस फैसिलिटी को सेकेंडरी मार्केट में भी लेकर आना चाह रहा है, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहां पे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए का बनेगा। सवाल है जी, द टर्म एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स एंड पीस क्लॉज अपीयर इन द न्यूज फ्रीक्वेंटली इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द। तो ये सारी चीजें न्यूज में रहती है, और ये सारी चीजें जो न्यूज में रहती है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई है? वर्ल्ड बैंक, WTO, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर IMF? सवाल सीधा, आंसर भी बिल्कुल सीधा, ऑप्शन नंबर बी WTO से ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चलिए सवाल है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट और सिंपली द वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट 2023 हैज बीन रिसेंटली रिलीज्ड बाय। तो रिपोर्ट ये किसने रिलीज किया? वर्ल्ड बैंक, WTO, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर UN देसा? तो ये वाली जो रिपोर्ट है ना प्यारे दोस्तों, ये आपकी UN की है, यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ने इसे रिलीज किया। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला सवाल, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2023 हैज बीन रिसेंटली रिलीज्ड बाय। तो आप देख सकते हैं कैसे सिमिलर से नाम है और कैसे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ये जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2023 है, इसे हमारा जो रिलीज करता है डाटा इज वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन नंबर ए आपका इसका करेक्ट आंसर बनेगा। उत्कर्ष 2.0 a strategy framework for the period 2023-25 has been formulated by। तो आपका ये जो उत्कर्ष एक फ्रेमवर्क फॉर्मुलेट जो किया है, ये किसने किया है बताओ जी? नीति आयोग, RBI, MSME मिनिस्ट्री या फिर नाबार्ड? ये वाला जो फ्रेमवर्क है, इट हैज बीन फॉर्मुलेटेड बाय नन अदर देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI ने ये फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया है 2023 से 25 वाले पीरियड के लिए, जिसमें मॉनेटरी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रमोट करने की बातें करी हुई है। ऑप्शन बी फिलहाल इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलो सवाल है जी, SBI, ICICI Bank and HDFC Bank, they continue to remain domestic systemically important banks. In order to be listed as DSIB, a bank needs to have assets that exceed dash of the national GDP. तो कितने परसेंट से ज्यादा आपके एसेट्स होने चाहिए इन प्रोपोर्शन ऑफ द GDP, तो आपको ये डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट बैंक का दर्जा मिल जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ये काफी न्यूज में रहते हैं, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 2% की लिमिट है यहां पे जो सेट की हुई है। ऑप्शन नंबर ए 2% इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चलो जी अगला सवाल, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2023 इज अ रीसेंट फ्लैगशिप रिपोर्ट बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर IMF? तो ये एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी हुई रिपोर्ट है, तो ILO के दायरे में आएगी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के दायरे में आएगी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्यारे दोस्तों यहां पे आपका बनेगा। अगला सवाल है जी, UPI पे नाउ लिंकेज इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्सटेंसिव कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड डैश। तो आपका जो UPI और पे नाउ का जो लिंकेज हुआ है ना, ये कोलैबोरेशन हुआ है किसके बीच में? इंडिया के बीच में और आपके सिंगापुर के बीच में। तो हमारा जो UPI है अब ग्लोबल लेवल पे भी इस्तेमाल होने लगेगा, और अगर आपको इंडिया सिंगापुर कोई रेमिटेंसेस वगैरह करनी है तो उसके लिए ये लिंकेज आपका काफी मदद करेगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बन जाएगा। अगला सवाल है, विच इज आर ट्रू अबाउट विवाद से विश्वास 1 रिलीफ टू MSME स्कीम रिसेंटली सीन इन न्यूज? It has been launched by the Department of Expenditure, Ministry of Finance to provide relief to MSMEs for the COVID-19 period. बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो है आपकी जो स्कीम है MSME रिलीफ को लेकर, ये आपकी अभी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रिलीज किया है, ताकि MSMEs जो है ना उनको कुछ रिलीफ मिल सके। तो ये विवाद से विश्वास स्कीम एक टैक्सेशन वाली भी है, वो अलग है, और ये वाली आपकी अलग है। ये अभी न्यूज में है, इस वाले बजट में न्यूज में थी, और ये आपके इस एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसे यूनियन बजट 2023-24 के अंदर ही अनाउंस किया फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही है, तो करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी का यहाँ पे बनेगा।
और इस स्कीम के अंदर यहाँ पे मिनिस्ट्रीज को इंस्ट्रक्ट किया गया कि जो एमएसएमईज वगैरह से आपके काम चल रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट चल रहे थे, और उसमें एमएसएमईज का पैसा आपने जब्त कर लिया था, फोरफिट कर लिया था, तो उस पैसे को आप रिफंड करें। तो ऐसी यहाँ पे बातें चल रही है। तो ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ द अबव, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। सवाल है, डैश इज लिस्टेड द बेसिक डूज एंड डोंट्स रिलेटिंग टू ग्रीन डेट सिक्योरिटीज टू एड्रेस ग्रीन वॉशिंग। आरबीआई, सेबी, फाइनेंस मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर। तो अभी ये जो डूज एंड डोंट्स बताया ना, ये आपको सेबी ने बताए। ग्रीन वॉशिंग का मतलब भी आपको मालूम होना चाहिए कि कोई कंपनी कई बार क्या करती है, अपना इशू लेकर आती है और दिखाती है कि जो मैं काम करने वाली हूं, पैसे इकट्ठा करने वाली हूं, उसे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाने वाली हूं, बट वास्तव में वो प्रोडक्ट्स अगर इको फ्रेंडली नहीं होते तो उसे यहाँ पे ग्रीन वॉशिंग बोला जाएगा। तो अगर आप कोई गलत क्लेम, फॉल्स क्लेम्स बनाते हैं अपनी प्रोडक्ट की सस्टेनेबिलिटी को लेकर, तो उसे यहाँ पे ग्रीन वॉशिंग के दायरे में डाला जाता है। तो ऐसे इनको लेकर आपके जो डूज एंड डोंट्स हैं वो भी सेबी ने रिलीज किए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बनेगा। चलिए सवाल है, इकोनॉमिक सर्वे has suggested measures like simplifying ESOP taxation and easier corporate laws like in US and Singapore to accelerate dash among startups, namely moving domicile back to India। तो अभी यहाँ पे कह रहे कि इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है कि इंडिया के जो लॉज है ना, उनको थोड़ा आसान बनाओ, कॉम्प्लिकेटेड मत करो। ऐसा क्यों करो? क्योंकि जो इंडिया वाले स्टार्टअप है ना, वो अपने जो ऑफिस है वो इंडिया से बाहर लेकर जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें बाहर काम करना आसान लगता है। अब वो इंडिया वापिस आ जाए। देखो इंडिया से वो क्या हुआ, इंडिया से वो फ्लिप होके बाहर चले गए, आउटसाइड इंडिया चले गए। अब वो इंडिया वापिस आ जाएं और इसे बोला गया रिवर्स फ्लिपिंग। इसे रिवर्स फ्लिपिंग का नाम दिया गया। तो करेक्ट आंसर प्यारे दोस्तों यहाँ पे जो बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी, रिवर्स फ्लिपिंग। Coming to the next question, India's first ever municipal bond index has been unveiled by NSE, BSE, RBI या फिर बेंगलुरु म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो जो इंडिया का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स है, इसे अभी रिसेंटली रिलीज किया हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से याद रखिएगा। और ये वाला जो आपका इंडेक्स है, ये म्यूनिसिपल बॉन्ड्स को ट्रैक करेगा जो इंडियन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस ने इशू किए हुए हैं। अलग अलग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के जो बॉन्ड्स हैं वो इस इंडेक्स के द्वारा ट्रैक किए जाएंगे। एनएसई ने इसे अभी रिलीज किया है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए तो अगला सवाल है, National Payment Corporation of India has introduced interchange fees on merchant UPI transactions done using prepaid payment instruments from 1st April 2023 and interchange fee is paid by। तो इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे दोस्तों क्या होता है कि जैसे आपके पेटीएम या फोन पे वॉलेट के अंदर पैसे पड़े हुए हैं यहाँ पे, और आप बड़ी सी दुकान पे जा रहे हैं और आप बड़ा सा महंगा सा फोन, आईफोन खरीदने वाले हैं, और आपके वॉलेट के अंदर पैसे पड़े हुए हैं, और आप उस वॉलेट से अगर पेमेंट करते हैं मर्चेंट को, मर्चेंट ने अपने वहां पे क्यूआर कोड लगा रखा है, आपको फैसिलिटी दे रखी है कि आप इसे स्कैन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप अपने वॉलेट से पैसे जो है वो मर्चेंट का कोड स्कैन करके पे कर देते हो। अब आपका जो यहाँ पे पेटीएम है या फोन पे है जिसने आपको वॉलेट की सुविधा दी हुई है, वो कहते हैं कि जो मैं सुविधा आपको दे रहा हूं, अब इसका कुछ पैसा तो मेरे को मिलना चाहिए। अब आपसे तो वो पैसे नहीं ले सकता, नहीं तो आप उसे छोड़ के भाग जाएंगे। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे जो पैसे मैं वसूल करूंगा वो मर्चेंट के बैंक से या फिर मर्चेंट से यहाँ पे वसूलूंगा, कि मैंने ये सुविधा कस्टमर को प्रोवाइड करी थी, तभी कस्टमर तुम्हारी दुकान पे आया और उसने तुमसे ये सामान खरीदा, और इन्हीं ट्रांजेक्शन पे ये इंटरचेंज फी यहाँ पे लेवी होने वाला है। तो ये अगर आप मर्चेंट को पेमेंट कर रहे हैं, अपने वॉलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट इशूअर है, जैसे फोन पे या पेटीएम का वॉलेट है आपका, तो उसको यहाँ पे कुछ पैसा मिल जाने वाला है। क्योंकि ये सब जो लोग हैं ये काफी सारी सुविधाएं आपको दे रहे हैं और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी, वायबिलिटी काफी खतरे में चल रही है। तो यहाँ पे इनको एक फीस मिल जाएगा, इनको एक रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो आपका जो फीस है इट इज पेड बाय द मर्चेंट और द मर्चेंट्स बैंक। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो बन जाएगा। सवाल है जी आज का आखिरी, business environment rankings measure the attractiveness of the business environment in 82 countries on a quarterly basis across 91 indicators. These rankings are released by, तो प्यारे दोस्तों ये वाली जो rankings है ना आपकी, they are released by Economic Intelligence Unit। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी का बनेगा।
सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये थी आज की हमारी चर्चा जहां पे मैंने आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल डिस्कस किए जो कि आने वाले एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जा सकते हैं। आई होप इस सेशन से आपको जरूर मदद हुई होगी। अगर आपको ये सेशन फायदेमंद लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।